हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और ये है इकोनॉमिक्स, जिसमें पार्ट 1 में हम लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आय से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले इकोनॉमिक्स से उसको कवर कर लिया जाए। जिस तरह से हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको मैंने कवर करा है, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं, उसी तरह से हम लोग इसको इकोनॉमिक्स को भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट आंसर विल बी ऑप्शंस डी, यूएनडीपी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। जो मैं आपको बता दूं कि मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी और सबसे पहला बार जो जारी किया गया था वो 1990 में जारी किया गया था। ठीक है, 1990 में। तो ये 2-3 पॉइंट से इससे रिलेटेड पेपर में देखने को मिलता रहता है, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में किस टाइप की अधिकतर बेरोजगारी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक बेरोजगारी अधिकतम देखने को मिलती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन करता है ये आपको बताना है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NSSO। अब बात करते हैं कि NSSO है क्या। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये होता है। इसका गठन 1950 में किया गया था। ठीक है, 1950 में किया गया था, जो कि भारत के बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित करता और ये पब्लिश करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। जस्ट हम लोगों ने ऊपर में इस क्वेश्चन को देखा, मैंने आपको बताया। तो मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि अर्थशास्त्री की देन है, तो ये महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी, यानी कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इनकी अवधारणा इन्होंने ही दी थी। क्लियर, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो भारत जो आता है वो विकासशील देश के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सेवा कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी जो शर्त है वो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि जो कि होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को हम देश की कुल जनसंख्या से भाग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीके से किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सभी प्रकार के बचत का योग। ठीक है, इसको छोड़कर के अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। फिलहाल ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान कौन देता है? सबसे अधिक उत्पादन होता है तृतीय क्षेत्र का, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ये इसको कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को। तो ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वो IBRD के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
इसको वर्ल्ड बैंक के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। और यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के, डेविड मालपास। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। भारत में गरीबी को दूर करने हेतु था कौन सा कार्यक्रम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRDP। IRDP का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसको 1978 में लाया गया था, लेकिन इसको लागू 1980 में किया गया था। 78 में लाया गया था, लेकिन 1980 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो ट्राइजेम। ट्राइजेम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसको 1979 में लॉन्च किया गया था। इसको 1979 में लॉन्च किया गया था। उसी तरह से बात करें कि NREP, तो NREP का मतलब क्या है, नेशनल रूरल अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे NREP। NREP का मतलब क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम सब कह सकते हैं कि सभी के सभी रूरल यानी कि ग्रामीण से संबंधित होता है। और इसको कब लाया गया था ये भी आप याद रखेंगे, 1980 में। तो यहाँ से तीनों के तीनों बिल्कुल सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। इसके तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। आपको पता है कि इसको 1990 में पहली बार जारी किया गया था। तो इसको जारी किया गया था अप्रैल 2002 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। किस बेरोजगारी तब होती है, यानी कि कौन सी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाते। कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाते तो उसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपको जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चन हैं। डेफिनेटली आपको पेपर में कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस वीडियो को ध्यान से सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। कभी कभी ये पूछा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सार्वजनिक और निजी स्वामित्व को मिश्रण किया जाता है, यानी कि दोनों को समान रूप से दोनों रहता है, उसको हम कहते हैं सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला पॉइंट। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। प्रति व्यक्ति आय जो न्यूनतम आय वाला राज्य, तो न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। अगर अधिकतम पूछ ले तो अधिकतम में हो जाएगा गोवा। तो ये 2 पॉइंट्स भी याद रखिएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में अभी जस्ट बताया कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो जस्ट हम लोगों ने देखा था सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी कि दोनों जो होता है उन दोनों को मिलाकर के कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय आय क्या है बताइए। राष्ट्रीय आय क्या होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के बारे में आपको सब चीज़ तो पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार कह सकते हैं, और प्रच्छन्न बेरोजगारी के एक और नाम क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मुख्यतः
गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस क्वेश्चन को सही उत्तर देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। मैंने अपने चैनल पर कुछ महीने पहले, ठीक है, कुछ महीने पहले इकोनॉमिक्स के 10 पार्ट डाले थे, करीब करीब 35 से 50 क्वेश्चंस कर करके अलग अलग सेट बनाकर 10 सेट आपको प्रोवाइड किए थे। सबसे पहले तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो रैंडमली क्वेश्चंस थे आपके सारे टॉपिक्स से मैच करके। ये तो आपका टॉपिक वाइज चलेगा ही चलेगा, लेकिन आप उस सभी क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर रहा था। आप उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। तो 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था इंदिरा गांधी के समय में 1975 में, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ से ये पूछा जाता है कि पहली बार 1975 में तो स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसमें संशोधन भी हुए थे। कुल 3 संशोधन हुए थे। पहला संशोधन कब? 1982 को, दूसरा संशोधन हुआ 1986 में, और तीसरा संशोधन जो हुआ वो 2006 में। वर्तमान में जो लागू है वो यही लागू है 2006 वाला। तो ये तीनों पॉइंट्स पे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाना, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2 मई 1951 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 मई 1951। अगर हेडक्वार्टर पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण होता है आय में असमानता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? श्योपुर, ठीक है। श्योपुर जो जिला है वो अधिक कुपोषण के कारण सालाना प्रतिवर्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुपोषण के शिकार के कारण इसको भारत का इथोपिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्र सरकार द्वारा नव स्थापित आधार वर्ष क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2011 से 12, ठीक है। आधार वर्ष 2011 से 12। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? अगर हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो मिलेगा वो होगा निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि किसी देश का निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? बताइए, किसी देश का निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो जस्ट हम लोगों ने अभी ऊपर में देखा था कि सकल घरेलू उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें मिल जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत का राष्ट्रीय आय जो होता है वो अनुमानित होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? तो बताइए कि सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लौ इस्पात उद्योग जो है वो सेकंड सेक्टर का है, यानी कि द्वितीय सेक्टर का है, लेकिन बैंकिंग, शिक्षा और बीमा ये सभी के सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र जो होता है इसको तृतीयक सेक्टर, यानी कि तृतीयक सेक्टर को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में इस क्वेश्चन को देखा भी था। 1867-68 में 20 रुपये बताई गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लिखित में से किसे राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है?
राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत, जिसको धन का निष्कासन सिद्धांत कहते हैं, धन निष्कासन सिद्धांत, किस पुस्तक में वर्णन किया था? धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन इन्होंने अपनी किस पुस्तक में किया? तो बहुत बार पूछा भी जाता है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, आप इसको याद रखेंगे। इसी पुस्तक में इन्होंने ये किया, ठीक है, इसका वर्णन किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसके सदस्य भी थे ये दोनों, ठीक है, जो गॉडगिल है ये, और साथ ही साथ वी राव जो थे, ये दोनों के दोनों इसके सदस्य थे। अध्यक्ष के रूप में पीसी महालनोबिस थे। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे अधिक जो राष्ट्रीय आय मिलता है वो सेवा क्षेत्र से मिलता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है जो कि सेकंड सेक्टर, और सबसे कम जो होता है वो थर्ड सेक्टर। सेवा क्षेत्र तृतीय सेक्टर है, यानी कि थर्ड सेक्टर है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? कौन सी पद्धति जो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिक्स पद्धति। देखिए, मैट्रिक्स पद्धति आपने पढ़ा होगा साइंस में, क्योंकि भौतिक राशियों के मापन की एक पद्धति होती है मैट्रिक्स पद्धति। बाकी यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम रहता है? सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम रहता है? तो कहने का मतलब ये है कि किस क्षेत्र का सबसे योगदान कम है। तो वह मैंने आपको ऊपर में बताया कि प्राथमिक क्षेत्र जो था इसका योगदान सबसे कम है, और सबसे अधिक के रूप में तृतीय क्षेत्र, यानी कि थर्ड सेक्टर सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो ये थे नौरोजी जी और सिराज ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय हम लोग किसको शामिल नहीं करते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवितरित आय को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं 800 लाइक्स का रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पूरा करेंगे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो होती है वो क्या होती है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होगा? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो तृतीय क्षेत्र का योगदान जो भी है वो भी बढ़ता रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने शायद यहाँ पे थर्ड टाइम देख रहे हैं, ये होगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो जीडीपी मिलता है भारत का वो सेवा क्षेत्र से, यानी कि थर्ड सेक्टर से। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय जो आय होती है वो क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्पादन कार्यों का योगफल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के जो मूल्य होता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यह्रास व्यय। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का कौन सा सही क्रम ह्रासवान है, यानी कि घटते क्रम में आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। तो देखिए सबसे अधिक क्या होता है, सेवा क्षेत्र से मिलता है, उसके बाद सेकंड सेक्टर उद्योग कह सकते हैं, और उसके बाद फर्स्ट सेक्टर यानी कि थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही तरीके से सुटेबल हो रहा है। अब आपके लिए दो क्वेश्चंस यहाँ पे, पहला क्वेश्चन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये नीचे कमेंट्स करके बताएं कि भारत में 1 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे 1 रुपये के नोट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि नॉस्टॉक की सूची में सूची पाने वाली भारत की पहली भारतीय कंपनी कौन है। नॉस्टॉक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है, नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। और ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने पेपर भी देखा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, आज का लाइक का टारगेट जो मैंने आपको 800 लाइक बताया, आप उसको अचीव कराइए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।